रामलाल सर्दियों के टाइम में बहुत सारा गोल्ड खरीद के ले आया और बोला इन सारे गोल्ड को मैं जब बहुत तेज गर्मी होगी, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है जिस समय, उस समय जाके बेच दूंगा, मुझे बहुत फायदा होता है। क्या ऐसा सच में होगा या नहीं? हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सेकेंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको हीट एंड टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस समझाया था। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, बट हीट कैन नॉट बी स्टोर्ड बाय द बॉडी। हीट इज अ कॉज ऑफ चेंज इन थर्मोडायनेमिकल स्टेट एंड टेम्परेचर इज यूज्ड टू डिफाइन थर्मोडायनेमिकल स्टेट। किसी बॉडी को हम हीट देते तो उसकी टेम्परेचर बढ़ती है, हीट नहीं बढ़ती। किसी बॉडी से हम हीट निकाल लेते तो उसकी हीट कम नहीं होती है, उसकी टेम्परेचर डाउन होती है। थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लेक्चर में आज हमारा गोल क्या है? आज हम पढ़ेंगे बेटा, जब भी हम किसी बॉडी को हीट देते तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपैंड कर जाता है, एक्सपेंशन होता है। सर किस में? लेंथ में, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया में, वॉल्यूम में। सर मास पे भी होता है क्या? अभी रामलाल कह रहा था कि मैं ठंड के टाइम में सोना खरीदूंगा, गर्मी में बेच दूंगा। मान लो रामलाल ने एक चेन खरीदी गोल्ड की 1 मीटर की। अब जैसे गर्मी का टाइम आया तो ये गोल्ड का चेन हो गया 1.1 मीटर का, तो 0.1 मीटर का तो फायदा हुआ। हाँ, लेंथ में एक्सपेंशन होगा, लेकिन मास थोड़ी ना बढ़ जाएगा। मास तो कंजर्व रहता है ना बेटा, है ना। जब तक आप मॉडर्न फिजिक्स में नहीं जाते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं जाते हैं, तो डेली लाइफ में नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स में मास कंजर्व है। मास इज नथिंग बट क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। सर एक्सपेंशन का क्या मतलब? एक्सपेंशन का मतलब तो बढ़ना होता है। का बढ़ा? लेंथ बढ़ा, तो सर मास नहीं बढ़ेगा? नहीं, मास नहीं बढ़ेगा। इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आइए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोल की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन सी बात मैं आपको बताना चाहता था, जो नॉर्मल बच्चे मिस्टेक कर देते हैं टाइम टेबल बनाते समय या अपने डेली लाइफ के शेड्यूल में टाइम टेबल को फॉलो करते समय। मान लीजिए 2 बच्चा टाइम टेबल बना रहा। ए, उसने टाइम टेबल बनाया कि मुझे ट्यूसडे को 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी और 4 घंटे बायोलॉजी पढ़नी। ठीक है साहब। अब मंडे खत्म हुआ, ट्यूसडे का दिन आया, अब उसने 2 घंटे फिजिक्स पढ़ी, खोल के देखा, अच्छा फिजिक्स में ये चल रहा है, अच्छा जैसे पढ़ लिया। और एक बच्चा जिसने ट्यूसडे को टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, तो उसने ट्यूसडे के पहले ही, मंडे के दिन ये डिसाइड किया कि मुझे कल फिजिक्स में 2 घंटे में रोटेशनल मोशन के 20 सवाल करने हैं क्योंकि उसका टेस्ट आ रहा है, या मुझे वो रिवाइज करना है, या मुझे फ्लूइड में के सारे कंसेप्ट रिवाइज करके उसके फॉर्मूले रटने हैं, ठीक है, या मुझे ग्रेविटेशन के 50 सवाल करने हैं 2 घंटे में। अब वो दिन आया, ए बच्चा बैठेगा पढ़ने, अच्छा फिजिक्स का टाइम आ गया, फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स खोला तो 2-4 मिनट तो उसका लगेगा, अच्छा फिजिक्स में क्या चल रहा है, क्या पढ़ना है मुझे। अब वो रैंडम फिजिक्स का कोई भी सेक्शन उठा के पढ़ना शुरू करेगा और सोचता रहेगा, पढ़ता रहेगा। और दूसरा बच्चा जिसको पता है कि मुझे 20 सवाल करने रोटेशनल मोशन के, फटाफट वो उस पर लग जाएगा। किसका इफिशियंसी ज्यादा होगा? जिसने अपने गोल को प्रिसाइज बनाया है, जिसको पता है कि 2 घंटे में फिजिक्स के मुझे 20 सवाल करने हैं, और पहला जिसको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, तो उसकी इफिशियंसी बहुत लो थी। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते, मुझे लगता है दोनों एक ही बात है, हमें लगता है दोनों एक ही बात है, लेकिन हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते। एक्चुअल में वो बच्चा जब पढ़ने बैठेगा तो मान लो सवाल भी करने बैठ जाए ना, तो उसका दिमाग या साइकोलॉजी पहले से तैयार नहीं था इस काम के लिए। तो सवाल जैसे ही करना शुरू करेगा तो उसको लगेगा अरे यार ये सवाल नहीं हो रहा, थ्योरी पढ़ लेना चाहिए, तो थ्योरी पढ़ना शुरू कर देगा। फिर आधा घंटा थ्योरी पढ़ेगा, उसको लगेगा नहीं ये सवाल कर लेना चाहिए, अब थ्योरी हो गया। तो रैंडम चीजें करेगा और रैंडमनेस में जो आउटपुट होता है बहुत लो होता है। और जब आपका गोल एकदम फिक्स होगा, सिस्टमैटिक होगा, उस तरीके से चलेंगे, है ना, पहले से डिसाइड करके रखेंगे एक दिन पहले कि अच्छा कल का मेरा टारगेट ये है, कल बायोलॉजी के 2 घंटे में चैप्टर रिवाइज करना है, केमिस्ट्री में मुझे यही सवाल करने हैं, 20 तो करने हैं बस। तो उसके लिए आपका बैक ऑफ द माइंड, आपका अनकॉन्शियस ब्रेन इस काम के लिए तैयार रहता है, तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा रहती है। मैं ये नहीं कहता कि टाइम टेबल ही बना के पढ़ा जाए, मैं ये कहता हूं कि आपकी पढ़ाई सिस्टमैटिक होनी चाहिए। समझ में आई कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में सबसे पहली बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन का, मतलब लेंथ में कितना एक्सपेंड होगा। जैसे मान लिए रॉड है, रॉड का इनिशियल लेंथ साफ साफ इसमें आपको दिख रहा है, ये L0 है। L0 इज द इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड। अब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके लेंथ में जो चेंज होगा, इसके लेंथ में जो चेंज होगा
दैट चेंज इन लेंथ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जब मैं इसको हीट दूंगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर, ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर, ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इसका लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ उतना ही ज्यादा बढ़ेगा जितना टेम्परेचर बढ़ेगा। ये तो सही बात है, लेंथ उतना ही ज्यादा बढ़ेगा जितना टेम्परेचर बढ़ेगा। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से लेंथ चेंज हो रहा है। टेम्परेचर जितना बढ़ाऊंगा लेंथ उतना बढ़ेगा। चेंज इन लेंथ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इनिशियल लेंथ। सर ये कैसे? तो देखो, मान लो एक रॉड है और रॉड में 5 एटम है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान रहा हूं 1 एटम यहां, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां। हर एटम के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो हर एटम के बीच में 0.1 सेंटीमीटर की लेंथ बढ़ी। तो टोटल लेंथ कितना बढ़ जाएगा सर? यहां पे कुछ लेंथ होगा, इसमें 0.1 सेंटीमीटर, 0.1, 0.1, 0.1। सर 1, 2, 3, 4 गैप है, तो 0.4 सेंटीमीटर इसका लेंथ बढ़ जाएगा और लेंथ बढ़ के कुछ यहां तक आ जाएगा। ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ। अब मान लो एक दूसरा रॉड लेता हूं मैं, और इस रॉड में बेटा नंबर ऑफ एटम्स बहुत सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ इतने। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हर एटम के बीच में एक्सपेंशन हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर का। तो टोटल एक्सपेंशन कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1.1 सेंटीमीटर का ये एक्सपेंशन है। तो किसी भी रॉड में उसका लेंथ उतना ही ज्यादा एक्सपेंड होता है जितना बड़ा उसका लेंथ होता है। अब मान लो 1 सेंटीमीटर का रॉड है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो 1 किलोमीटर का थोड़ी ना हो जाएगा साहब। हाँ, लेकिन अगर आपका 890 मीटर का सेंटीमीटर का रॉड है, या सॉरी मीटर का रॉड है, 890 मीटर का रॉड है, अब इसमें एक्सपेंशन करोगे तो हो सकता है 1 किलोमीटर का हो जाए, 1000 मीटर का हो जाए। तो जितना बड़ा लेंथ होता है एक्सपेंशन उसमें उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं। 2 एटम के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता है। जब यहां पे नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एटम कम होंगे तो चेंज इन लेंथ कम होगा, पेयर्स ऑफ एटम ज्यादा होंगे तो चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा। है ना, बहुत सिंपल सी बात है। बच्चा कहता है सर एक ही लेंथ बढ़ेगा ना, चाहे रॉड कितना भी बड़ा हो। नहीं, रॉड जितना बड़ा होगा चेंज इन लेंथ उतना ही बड़ा होगा। चलिए साहब ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि मान लो 2 रॉड है और दोनों का लेंथ बिल्कुल सेम है, दोनों का लेंथ बिल्कुल सेम है, दोनों का रेज इन टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, तो क्या दोनों में एक्सपेंशन सेम होना चाहिए? हाँ सर, एक्सपेंशन 2 चीजों पे डिपेंड करती है। चेंज इन लेंथ, एक्सपेंड हो जाना, लेंथ बढ़ जाना, 2 चीजों पे डिपेंड करता है, इनिशियल लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस। इनिशियल लेंथ भी सेम, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम, तो क्या इन दोनों का एक्सपेंशन सेम होना ही चाहिए? नहीं कह सकते हैं। मान लो एक लिया मैंने वुड, लकड़ी ले लिया, और एक ले लिया बेटा आयरन, तो लकड़ी में कम एक्सपेंशन होगा और आयरन में ज्यादा एक्सपेंशन होगा टेम्परेचर बढ़ने से। तो एक्सपेंशन इनिशियल लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस के साथ साथ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि रॉड किस चीज से बना है, नेचर ऑफ द क्रिस्टल पे भी डिपेंड करता है। हाँ, तो 3 चीजें आ जाएंगी। हाँ, लेकिन वो जो क्रिस्टल है ना, वो किसी एक रॉड के लिए फिक्स्ड होगा। एक रॉड चाहे आयरन का बना हो या लोहे का बना हो या एल्युमिनियम का बना हो, उसके लिए फिक्स्ड होगा। जैसे हम बात करें, लेंथ बढ़ाओगे तो लेंथ तो बढ़ती जाएगी, तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी चेंज इन लेंथ उतना बड़ा होगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाएंगे लेंथ उतना ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन एक रॉड के लिए चाहे तुम कितना भी बड़ा रॉड ले लो, इतना बड़ा रॉड लो या इतना बड़ा रॉड लो, आयरन है तो आयरन 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 रहेगा। समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो वो रॉड के लिए कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम कहते हैं 3 चीजों पे डिपेंड करता है। इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो डेल्टा एल बराबर आ जाएगा एल नॉट डेल्टा टी, एंड ये दोनों के प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, आ जाता अल्फा। सर अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये अल्फा क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ओनली डिपेंड्स ऑन nature of the crystal, also on temperature, also on temperature. If temperature is very high, temperature is very high,
तब जाके थोड़ा बहुत टेम्परेचर पे चेंज डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं है? ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल के नेचर पे डिपेंड करें, आयरन के लिए अलग होगा, लोहे के लिए अलग होगा, सॉरी वुड के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा, है ना। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। अब यहां से अल्फा का डेफिनेशन बना सकते हो, डेल्टा एल बटा एल नॉट, डेल्टा एल बटा एल नॉट डेल्टा टी। सर ये क्या हुआ? ये हुआ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, चेंज इन डेल्टा एल बटा इनिशियल लेंथ से डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। क्या हो जाएगा ये? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, एक यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने से पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो अल्फा का ये सिग्निफिकेंस है। देखो ऐसा है कि आयरन का अगर ये रॉड लिया तो इसमें चेंज कम होगा, ये रॉड लिया तो इसमें चेंज ज्यादा होगा। तो एक्चुअल में ये तो आयरन की प्रॉपर्टी नहीं हुई, आयरन का ये भी, आयरन का ये भी है, तो दोनों में चेंज इन लेंथ तो अलग अलग हो गया। तो हमें एक्चुअल में आयरन की प्रॉपर्टी देखनी हो तो हम देखेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ। तो इसमें कम चेंज इन लेंथ, कम इनिशियल लेंथ, इसमें ज्यादा चेंज इन लेंथ बटा ज्यादा लेंथ। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस क्रिस्टल के नेचर की वजह से कितना एक्सपेंशन पे इफेक्ट हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर को हम कहते हैं अल्फा। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, ये लेंथ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स ऑन लेंथ। यहां से अल्फा समझ आ गया। तो अल्फा की यूनिट क्या होगी सर? अल्फा यूनिट बताइए क्या होगी? चेंज इन लेंथ, लेंथ बटा लेंथ कैंसिल हो जाएगा, बटा नीचे टेम्परेचर है तो अल्फा का यूनिट होगा, अल्फा का यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस माइनस 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, या 1 अपॉन केल्विन, केल्विन का पावर -1, ये इसका यूनिट होगा। समझ में आया बेटा? अच्छा, इस फॉर्मूले को और अच्छे से अगर मैं लिखूं, देखिएगा अल्फा को याद रखिएगा, ये होता है चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। इसको जब यहां ले जाओगे तो डेल्टा एल आपका आ जाएगा एल नॉट अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या था सर? चेंज इन लेंथ। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। हाँ लिख सकते हैं। माइनस एल नॉट को उधर ले जाऊं तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला जो बनेगा, एल नॉट माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और कॉमन भी निकल जाएगा, क्योंकि प्लस एल नॉट और इसमें भी एल नॉट बाहर निकालोगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला कई बार लोग डायरेक्ट लिख देते हैं और कहते हैं यहां से ये अल्फा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, इनिशियल लेंथ है, तो ये फाइनल लेंथ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन यहां से हमें अल्फा का एक्चुअल सिग्निफिकेंस पता नहीं चलेगा जिस तरीके से मैंने यहां पे समझाया। अल्फा का जो ऑर्डर होता है नॉर्मल मेटल के लिए, फॉर नॉर्मल मेटल्स, फॉर मेटल्स ये होता है 10 टू द पावर -5 पर केल्विन। अल्फा का यूनिट 1 अपॉन केल्विन के टर्म्स में हम लिखते हैं। यहां से डेल्टा एल क्या हो जाएगा? डेल्टा एल हो जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी, चेंज इन लेंथ। फाइनल लेंथ होगा इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बहुत ईजी है क्या? चलिए अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए। नीट 2016, 1999 और आईआईटी में कई बार यह सवाल पूछा गया है। अच्छे से देखिए सवाल क्या कहना चाहता है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ ब्रास एंड स्टील रॉड आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड आर L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। मतलब ब्रास और स्टील रॉड का हमें लेंथ भी पता है और उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी पता है। ब्रास अल्फा 1 एंड लेंथ L1, स्टील L2 एंड अल्फा 2। If L2 minus L1 is maintained same at all temperature, which one of the following relation holds good? L2 minus L1 is remain same, maintained same at all temperature। मतलब ये कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी लेंथ बढ़ेगी, हाँ, इसकी भी लेंथ बढ़ेगी, हाँ, दोनों की लेंथ बढ़ेगी, लेंथ दोनों की बढ़ेगी, लेकिन चेंज इन लेंथ सेम रहेगा। चेंज इन लेंथ सेम रहेगा मतलब ये कहना चाह रहा कि मान लीजिए इसकी लेंथ L1 से हो गई L2, सॉरी L1 डैश,
और ये हो गई L2 डैश। तो इनिशियल जो चेंज इन लेंथ था, इनिशियली इनके लेंथ में जो डिफरेंस था L2 माइनस L1, इनके लेंथ में डिफरेंस L2 माइनस L1, बाद में L2 डैश माइनस L1 डैश रहा। ये कह रहा है चेंज इन लेंथ इज मेंटेन्ड एट ऑल टेम्परेचर, चेंज इन लेंथ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। लेंथ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, लेकिन उनका डिफरेंस चेंज नहीं, डिफरेंस इसके लेंथ और इसके लेंथ का डिफरेंस सेम है हर टेम्परेचर पे, डिफरेंस सेम है हर टेम्परेचर पे। तो सर एक काम करो, डिफरेंस अगर सेम है तो आपने लिखा L2 माइनस L1, L2 डैश माइनस L1 डैश। एक काम करते हैं हम ना, माइनस L1 को इधर ले आते हैं सबसे पहले। तो माइनस L1 को इधर लाएंगे तो प्लस L1 माइनस L1 का डैश, L2 डैश को इधर ले जाते हैं तो L2 माइनस L2 का डैश। अब एक बताओ ये क्या है सर, ये डेल्टा L है इस वाले रॉड का, चेंज इन लेंथ है इसके वाले रॉड का, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। उल्टा ही समझ लो ना, या उल्टा नहीं समझना तो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो L2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा L2 डैश माइनस L2, L1 डैश को इधर ले जाओ माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा L1 डैश माइनस L1। ये क्या है सर, इसका चेंज इन लेंथ, इसका चेंज इन लेंथ L1 डैश से माइनस L1, इसका चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होता है, डेल्टा L क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी। तो इसके लिए हो जाएगा अल्फा 1 इनिशियल लेंथ L1 डेल्टा टी बराबर, ये डेल्टा L है इसका चेंज इन लेंथ, इसका चेंज इन लेंथ कितना है सर, ये फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा L2 डेल्टा टी। डेल्टा टी दोनों का सेम रेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, रिलेशन आएगा अल्फा 1 L1 बराबर अल्फा 2 L2, अल्फा 1 L1 बराबर अल्फा 2 L2। बताइए कौन सा रिलेशन सही है, अल्फा 1 L1 बराबर अल्फा 2 L2। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो उसमें भी पढ़ते हैं कि दो रेसिस्टेंस है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया है ना, बट सम ऑफ रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ऐसा होता है कि एक का रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से, दूसरे का घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता ही है नहीं, सेमीकंडक्टर हो तो घट जाता है। ऐसे सवाल वहां भी बनते हैं। ये सवाल समझ में आया आपको, चेंज इन लेंथ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, सॉरी डिफरेंस इन लेंथ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इनिशियली इन दोनों के लेंथ का डिफरेंस उतना था जितना बाद में है। तो इन दोनों रॉड के इनिशियल लेंथ का डिफरेंस फाइनल लेंथ का डिफरेंस बराबर है। बहुत आसानी से ये सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नीट 2019 का सवाल है। देखिए नीट में कैसे सवाल पूछे जाते हैं बेटा, पहले 16 था अब 19 आ गया। अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एल्युमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंस अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर। द लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड इज, कॉपर रॉड 88 सेंटीमीटर का है, कॉपर रॉड है जो बेटा 88 सेंटीमीटर का है, एंड एल्युमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ, एल्युमिनियम रॉड का लेंथ हमें नहीं पता है, हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंस अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंस अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब इसका भी लेंथ बड़ा कुछ और इसका भी लेंथ बड़ा कुछ, लेकिन इनका जो लेंथ का डिफरेंस होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कहना चाह रहा है। थोड़ा सा लैंग्वेज यहां पे कैसे लिखा देखो, देयर इंक्रीज इन लेंथ, देयर इंक्रीज इन लेंथ का मतलब ये है कि इंक्रीज इन लेंथ नहीं, गलत लिखा है, हो सकता है नीट 19 में गलत लिख दिया क्या, नहीं इंक्रीज इन लेंथ नहीं। देखो इसका तो लेंथ जो इंक्रीज होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसका भी लेंथ इंक्रीज होगा और टेम्परेचर पे बढ़ेगा, लेकिन यहां पे क्या लिखा है L2 माइनस L1 मतलब इसके लेंथ का डिफरेंस है ना, तो लेंथ का डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये कहना चाह रहे। तो सर यहां तो वही लगा दो आप, अल्फा 1 L1 बराबर अल्फा 2 L2 जो आपने निकाला, हाँ वही लगेगा। अल्फा 1 की वैल्यू बोलो, कॉपर था ना, ये कॉपर का देखो अल्फा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ देखो 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5, बोला था ना -5 के ऑर्डर में होता है, मल्टीप्लाई इसका लेंथ 88 इज इक्वल टू अल्फा 2 बोलो, एल्युमिनियम का ये दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 टू द पावर -5, ये था 1.7 इंटू इसका लेंथ L। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो L बराबर आ जाएगा आपका ये 1.7 और 22, ये कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 88 मल्टीप्लाई 17/22। तो सर ये तो 22 से कैंसिल करो तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक है एकदम 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 68 के आसपास आ जाएगा, 68 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा, 68 ये रहा,
68 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? देखो इसका भी लेंथ बढ़ेगा, इसका भी लेंथ बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों के लेंथ का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से चेंज नहीं होगा। देखिए ये सेम सवाल वैसा ही एक बार और पूछा था। Two rod of length L1 and L2 are made of material whose coefficient of linear expansion alpha 1 and alpha 2 if the difference between two length, देखो difference between the two length का क्या मतलब है? एक रॉड है, देखो यहां पे बना है, इसका लेंथ L1 है, दूसरा रॉड है, इसका लेंथ L2 है। अब इसके लेंथ में डिफरेंस क्या होगा? L1 है, L2 है, इसके लेंथ में डिफरेंस क्या होगा सर? L2 माइनस L1। अब एक्सपेंशन से इसका लेंथ हो गया L1 डैश और इसका लेंथ हो गया L2 डैश, तो L2 डैश माइनस L1 डैश जो होगा ये है टेम्परेचर बढ़ने के बाद इनके लेंथ का डिफरेंस, और L2 माइनस L1 है इनिशियल लेंथ का डिफरेंस। ये जब L2 डैश L2 को उधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा L2 डैश माइनस L2, और L1 डैश को इधर लाऊंगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा L1 डैश माइनस L1। L1 डैश माइनस L1 क्या है? ये है आपका चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड, चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड, डेल्टा एल फर्स्ट रॉड का, जो कि होगा अल्फा L1 डेल्टा टी, अल्फा 1 L1 डेल्टा टी, और ये हो जाएगा अल्फा 2 L2 डेल्टा टी। यही तो है, डेल्टा एल बराबर क्या होता है? अल्फा एल डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ तीन चीजों पे डिपेंड करती है, इनिशियल लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर और अल्फा पे। अब यहां से डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल करो, अल्फा 1 L1 बराबर अल्फा 2 L2, तीन बार सवाल करा दिया। अल्फा 1 L1 बराबर अल्फा 2 L2, देखो अल्फा 1 L1 बराबर अल्फा 2 L2, ये आंसर आ जाएगा। फील आया पूछा है सवाल इस तरीके से तीन बार, तो भी तो मैंने कराया ना, दो बार तो नीट में ही कंसेक्यूटिवली पूछ लिया है। नेक्स्ट वन इज एरियल एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर बढ़ने से एरिया में कितना एक्सपेंड होगा। सर लेंथ में एक्सपेंड हमने पढ़ लिया है, और एरिया यही तो होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। और जो एक्सपेंशन यहां पे हो रहा है एब्रप्टली 30%, 40%, 60, 70% तो होगा नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रैक्टिकली जो चेंज इन लेंथ होता है ना 0.1, हार्डली 1 या 1.2, 3, 4 हद मार के होगा तो 4%। तो सर ये तो स्मॉल चेंज है। हाँ, तो स्मॉल चेंज के लिए तो हम काहे एरियल एक्सपेंशन के चक्कर में पड़ रहे हैं? हम तो ऐसा भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, एरर एनालिसिस वाला डिफरेंशिएशन कर दो तो ये हो जाएगा DA, विथ टाइम ही देख लो, या फिर पार्शियल डिफरेंशिएट करना सिखाया था। डेल्टा A बराबर पावर बाहर आ जाएगा 2 डेल्टा L बटा A बटा L, ऐसा याद है? एरर एनालिसिस में सिखाया था ना, डेल्टा A बटा A बराबर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाई L। बेटा अगर मैं बोलूं कि लेंथ में 2% का एरर है तो एरिया में एरर बताओ। सर एरर मतलब डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यहाँ भी डिफरेंस, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डेल्टा A बाई A इज इक्वल टू 2 डेल्टा L बाई L। ये 5% तक सही है, और एक्सपेंशन तो हद मार के 2-3% होता है। तो अब क्या करें? तो डेल्टा L बाई L की वैल्यू बताओ क्या थी? सर नहीं पता, तो एक काम करते हैं, डेल्टा T से डिवाइड कर देते हैं। अब बताओ, तो डेल्टा L बाई L हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट रेंज इन टेम्परेचर। हाँ ये तो हमें पता है, ये होता है आपका अल्फा, और डेल्टा A बाई A फ्रैक्शनल रेंज इन एरिया पर यूनिट रेंज इन टेम्परेचर, ये होता है आपका बीटा। कोफिशिएंट ऑफ, अरे यार एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। तो सर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। हाँ एकदम सही है, लेकिन ये तो तभी सही होगा ना जब क्यूबॉइड होगा, जैसे ये क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है। नहीं, अगर आप प्लेट भी लेते हैं, रिंग की बात नहीं कर सकते हैं, रिंग ले सकता हूं क्या? रिंग में बीटा डिफाइंड होगा क्या? रिंग तो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पास तो सिर्फ लेंथ होता है, तो उसमें तो सिर्फ अल्फा ही डिफाइंड होगा। लेकिन अगर आप 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करें, स्क्वायर प्लेट की बात करें या डिस्क की बात करें, तो डिस्क में बीटा डिफाइन हो जाएगा। डिस्क में क्या डिफाइन हो जाएगा? बीटा। तो सर ये रिलेशन अभी भी उसके लिए भी सही होगा क्या? यहां पे तो आप लिख सकते हो कि एरिया इज इक्वल टू साइड लेंथ का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पे तो एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, यहां पे भी लिख सकते हो क्या? हाँ, फ्रैक्शनल डिफरेंशिएशन जब करते थे एरर एनालिसिस में, याद करो तो हम कांस्टेंट को इग्नोर करते थे। याद करो, इसका करो तो क्या होगा? डेल्टा A बाई A, कांस्टेंट को हटा दो, उड़ा दो, इज इक्वल टू
2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। और डेल्टा आर क्या है? रेडियस। रेडियस में चेंज होना मतलब लेंथ में तो चेंज होना। अगर मान लो डिस्क एक्सपैंड हो रहा, पहले ये डिस्क था तो रेडियस इसका आर था, ये डिस्क हो गया तो रेडियस कैपिटल आर हो गया, तो यही तो आएगा। डेल्टा आर बाई आर तुम्हारा अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा। समझ आया कि नहीं आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये रिलेशन एकदम सही है और ये पूछा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली। चलिए अब यहां देखिए एरियल एक्सपेंशन। सर ये क्यूब में एरियल एक्सपेंशन होगा क्या? हाँ, तो क्यूब का साइड लेंथ होता नहीं है क्या? क्यूब में अल्फा आएगा ना साइड लेंथ की वजह से, क्यूब में एरिया तो होता नहीं है क्या? ये देखो फेज का एरिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका एरिया कितना बढ़ेगा? फिर से वही बात, जितना एरिया होगा उसमें चेंज उतना ही ज्यादा होगा। मान लो ये एरिया था पहले तो ये चेंज हुआ, अब ये एरिया था ये चेंज होगा, तो चेंज ज्यादा किस में होगा? जिसका इनिशियल एरिया सबसे ज्यादा रहा होगा। मतलब चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया, चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड चेंज इन एरिया आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर बीटा। तो डेल्टा ए के फॉर्मूले में 3 चीजें आ जाएगी, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तो बीटा की वैल्यू क्या होगा? ये होगा चेंज इन एरिया बटा इनिशियल एरिया पर यूनिट रेंज इन टेम्परेचर। ए नॉट और डेल्टा टी को नीचे ले आएंगे। देखिए फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। अब ध्यान से देखिए बेटा, बीटा का अगर मैं आपको यूनिट पूछूं तो इसका यूनिट क्या बताएंगे? इसका यूनिट होगा 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस और 1 अपॉन केल्विन। सर ये यूनिट तो अल्फा का भी था, हाँ ये यूनिट बीटा का भी होगा, ये तो सेम यूनिट वाली चीजें हो गई, हाँ लेकिन फिजिकल क्वांटिटी ये सेम नहीं है। यूनिट सेम है, मैं मानता हूं यूनिट सेम है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है। सर एक बात बताओ ढंग से, देखो चेंज इन एरिया एरिया होता है बटा इनिशियल एरिया एरिया होता है, तो एरिया से एरिया क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा क्या? 1 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। 1 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर या तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे या तो आप केल्विन में मेजर करेंगे। डिग्री सेल्सियस से मेजर करेंगे या तो आप केल्विन में मेजर करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर ये बात तो चमक रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये आपका बीटा का वैल्यू आ गया, सॉरी बीटा का यूनिट आ गया। बीटा की वैल्यू तो डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी होगा। तो सर सेम डायमेंशन यूनिट वाली चीज हो, सेम यूनिट वाली फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, नहीं होगी। अल्फा का यूनिट सेम है, बीटा का भी यूनिट सेम है, लेकिन सेम फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा। अल्फा और बीटा में तो फर्क है ना दादा, हाँ अल्फा और बीटा में फर्क है। तो डेल्टा ए को हम अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए को सर अभी अभी नाम निकाला आपने, डेल्टा ए होगा बीटा ए नॉट डेल्टा टी होगा। सेम है जैसे हम डेल्टा एल लिखते थे। डेल्टा एल कैसे लिखते थे? अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तीनों चीजें एक ही जैसी लिखी जाती है, तीनों जैसे सिमेट्री, तीनों चीजें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहां से चेंज इन एरिया को लिख सकते हैं हम, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। माइनस ए नॉट को उधर ले जाओगे तो प्लस ए नॉट हो जाएगा, तो फाइनल एरिया इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तो ए नॉट कॉमन निकाल लो, तो ये अंदर बचेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, जहां पे बीटा है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। ये आपका फॉर्मूला आ गया। जिस तरीके से लेंथ का फॉर्मूला था, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। यहां से अगर अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालने को बोलो तो ना निकाल पाओगे तुम, है ना। उस तरीके से रिलेशन अच्छे से हमने निकाल लिया था। तो दोनों चीजें एकदम आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन भी उसी तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन, मान लीजिए कि एक स्फीयर है, इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी सॉलिड स्फीयर, हर जगह है। हॉलो स्फीयर होगा तो इसके वॉल्यूम एक्सपेंशन जैसी कोई बात नहीं हो पाएगी। सॉलिड स्फीयर है, या हम बात करें सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब है। सॉलिड क्यूब का मतलब अंदर में भी मटेरियल है। अब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम। Change in volume is directly proportional to the initial volume. Change in volume is directly proportional to the rise in temperature. Obvious सी बात है। और इनका coefficient of volume expansion हो जाएगा गामा। तो बताइए डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी proportional to V नॉट, proportional to delta T and proportional constant आ जाएगा गामा। Only depends upon the nature of
मैटर या क्रिस्टल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, बस। तो ये साहब जो आपका गामा डिफाइन होगा, गामा गामा वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा डेल्टा वी बटा वी नॉट डेल्टा टी। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम लिख रहे हैं, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ही तो हो गया। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। तो सर इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट वही होगा जो अब तक होता आया है, 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन का पावर -1, ये होगा इसका यूनिट। ये तो बड़ा आसान चीजें हैं। हाँ, तो किसने बोला ये मुश्किल चीजें हैं, बहुत आसान चीजें साहब, बहुत आसान। अब यहां से डेल्टा वी को अगर मैं अच्छे से लिखूं तो लिख सकता हूं फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। यहां से वी नॉट को इस तरफ ले जाऊं तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, वी नॉट कॉमन निकाल लूंगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ध्यान से देखिए, जब ये फॉर्मूला मैंने लेंथ के लिए लिखा था तो अल्फा था, फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एरिया के लिए लिखा था तो बीटा था, वॉल्यूम के लिए लिखा है तो गामा है, वॉल्यूम के लिए लिखा है तो गामा है, और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस पे। रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या मतलब है सर, बीटा, एंड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का क्या मतलब है, गामा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैकेनिक्स 2 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा खेल है, सारा का सारा खेल है फॉर्मूला रिमेंबर करने की कैपेसिटी का, सारा का सारा खेल है फॉर्मूला रिमेंबर करने की कैपेसिटी का। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मार रट्टा, इस फॉर्मूले का मार रट्टा, मार रट्टा मार, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या हो, तो कुछ खास बात नहीं है, आपने जो एकदम बेसिक कंसेप्ट से चीजें पढ़ी है ना उसी को पूछ रहा है ये। अब कहने को तो बहुत भारी भरकम चीज होगा, रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सर ये याद रखना होगा क्या पढ़ने के बाद ना, याद क्या रखना है तुम्हें, ओरिजिनल फॉर्मूला। अब चलो हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस का। तो याद है बल्क मॉडुलस तुमने ऐसे पढ़ा था, बल्क मॉडुलस होगा डेल्टा वी बाई बल्क मॉडुलस होता है, हुक्स लॉ से हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू बीटा टाइम्स स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो होगा चेंज इन वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा वी बाई वी, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा पी। प्रेशर माइनस आता है क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये रिलेशन है, तो बीटा ही आ गया तुम्हारा, एक रिलेशन आ गया, हुक्स लॉ से आपने निकाला है, हुक्स लॉ से। इसमें एक चीज ऐसा है जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी है, क्या, चेंज इन वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम। याद करिए क्या, गामा क्या है, तो गामा है डेल्टा वी बाई वी बटा डेल्टा टी, ये है आपका गामा। तो सर यहां से क्या करना है, यहां से डेल्टा वी की वैल्यू निकाल के एक दूसरे में रख देना है, वहां से डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या होगी, गामा डेल्टा टी। अरे साहब ये रहा ना, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या होगी, गामा डेल्टा टी। तो यहां पे रख दीजिए डेल्टा पी इज इक्वल टू बीटा गामा डेल्टा टी, ये रिलेशन आ गई। इस पे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो आपको क्या कहेगा कि बल्क मॉडुलस बता देगा, यंग मॉडुलस बता देगा, चेंज इन टेम्परेचर बता देगा, चेंज इन प्रेशर पूछेगा, या चेंज इन प्रेशर बता देगा, बल्क मॉडुलस गामा बता देगा तो चेंज इन टेम्परेचर पूछेगा। ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाना चाहिए। दबाओगे किसी चीज को, जैसे बहुत रगड़ते हो तो प्रेशर ही तो अप्लाई करके रगड़ते हो, तुम अगर दबा के भी रखो तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। बहुत देर तक किसी चीज को दबा के रखो, ऐसा नहीं देखा तुमने ठंड वंड के मौसम में हम बहुत देर तक जहां बैठ जाते हो गर्म हो जाता है, तो दूसरे फैक्टर भी है, लेकिन किसी चीज को दबा के बहुत देर तक बैठो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी वजह से डेल्टा पी इज इक्वल टू बीटा गामा डेल्टा टी, ये रिलेशन है। तो इसको आप याद नहीं रख सकते, कहा नहीं हम रख लेंगे, अरे नहीं बेटा, ये स्ट्रेस हुक्स लॉ तुम्हें याद रखना है, वो याद रखना है, जरूरत पड़ेगा तो तुरंत से निकाल लो, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है। हुक्स लॉ आपने देखा होगा कई जगह पे अप्लाई हुआ है दूसरे फॉर्मूले को ड्राइव करने में, या हुक्स लॉ से कई डिफरेंट सवाल पूछे जाते हैं, तो वो याद रखना पड़ेगा। ये तो उसका सब डिवीजन है ना।
रिलेशन बिटवीन लीनियर एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बीटा अल्फा बीटा एंड गामा। तो मैंने तुम्हें प्रूफ करके अभी दिखाया ही था, ये दिखाया तो था बीटा बराबर 2 अल्फा होता है, तो अल्फा बराबर बीटा बाई 2 हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी डिफाइन कर देता हूं, ड्राइव कर देता हूं। देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ क्यू, या आप लोगे वॉल्यूम इज इक्वल टू स्फीयर के लिए लोगे तो 4/3 पाई आर क्यू, यही तो लोगे ना। जब इसमें फ्रैक्शन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होगा डेल्टा वी बटा वी। याद करो एरर एनालिसिस में जो पावर बाहर आ जाता है 3 डेल्टा एल बाई एल, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे तो चेंज इन लेंथ बटा पर यूनिट रेज इन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर है, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा। तो साहब इधर आ जाएगा आपका 3 अल्फा और ये हो जाएगा आपका गामा, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो यहां से साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या आया था, अल्फा इज इक्वल टू आया था बीटा बाई 2 और अल्फा इज इक्वल टू क्या आया है गामा बाई 3। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, ये ड्राइव हो गया। अब इसका एक जोरदार एमआई स्टार बता देता हूं, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सर कैसे, एक बात बताओ, मैं ये लिख सकता हूं अल्फा बीटा बराबर गामा? सर नहीं लिख सकते हो। अल्फा इज फॉर लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज फॉर एरियल एक्सपेंशन एंड गामा इज फॉर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये कैसे लिख सकते हो? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ऐसे थोड़ी नहीं लिखा जा सकता है। एक काम करते हैं, नहीं लिखा जा सकता, नहीं काम करते हैं हम, ये तीनों बराबर तो नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। तो अल्फा डिफाइन होता है 1D के लिए, हाँ, बीटा 2D के लिए और गामा 3D के लिए। तो ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं, अल्फा 1D बीटा 2D गामा 3D हो गया। अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3। अब 3D के लिए डिफाइंड है, उसको 3 से डिवाइड कर दो तो 1D के लिए हो जाएगा सीधी सी बात है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, गामा 3D के लिए तो 3 से डिवाइड किया तो 1D के लिए बराबर आ गया। तो अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3, बहुत आसान रिलेशन, याद रहेगा। हाँ, अब हम आते हैं जनरल सवाल जो एक्सपेंशन पे पूछे जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज नॉट एग्जैक्टली फॉर द फिजिक्स, मतलब एग्जैक्टली फिजिक्स पे डिपेंडेंट नहीं, ये मेंटल एबिलिटी का सवाल है। मान लीजिए हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, एनुलर डिस्क है। एनुलर डिस्क का क्या मतलब होता है? एनुलर डिस्क का मतलब होता है हॉलो डिस्क, अंदर से ये खाली जगह है, इनर रेडियस है आपका स्मॉल आर और आउटर रेडियस है आपका कैपिटल आर, ये सेंटर है। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहां पे मैटर है नहीं, ये वाला मैटर है, तो इसका एक्सपेंशन होगा। तो बताइए कैपिटल आर और स्मॉल आर पे क्या फर्क पड़ेगा? और पहला ऑप्शन है कैपिटल आर इंक्रीजेस बट स्मॉल आर डिक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल आर डिक्रीजेस बट स्मॉल आर इंक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन है कैपिटल आर इंक्रीजेस स्मॉल आर इंक्रीजेस, चौथा ऑप्शन है कैपिटल आर डिक्रीजेस स्मॉल आर डिक्रीजेस। 4 पेयर में मैंने ऑप्शन बना लिया, बताइए क्या होगा? तो देखो जब ये एक्सपैंड होगा तो अंदर वाला डायमेंशन भी एक्सपेंड होगा, बाहर वाला भी डायमेंशन एक्सपेंड होगा, ये थर्ड आंसर है। लेकिन सर कैसे? हमें तो लग रहा है कि ये जब बढ़ेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा बढ़ के, ऐसा हो जाएगा बढ़ के, तो अंदर वाला तो डिक्रीज कर जाएगा और बाहर वाला इंक्रीज कर जाएगा। जब फैलेगा तो ये भी ऊपर फैलेगा और ये नीचे फैलेगा। हाँ ये फैलेगा नीचे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन दोनों एटम के बीच में क्या डिस्टेंस कम हो जाएगा? आराम से सोच के बताइए। आप कह रहे हो कि जब ये फैलेगा, एक्सपेंशन मतलब फैलेगा, जब ये फैलेगा तो ये तो बढ़ेगा और ये जब बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, तो ये अंदर से दबा देगा। मतलब तुम ये कह रहे हो कि इन दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर ये करे हो तो यही तो हुआ है सर। नहीं, हर दो एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर इन दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये सर्कल कैसा बनेगा? सर ये सर्कल और बड़ा बनेगा, तभी तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ, तो ये भी इंक्रीज होगा और बाहर वाला भी इंक्रीज होगा। इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं, दूसरे तरीके से भी मैं समझाता हूं, देखना। एक्सपेंशन का मतलब होता है जूमिंग। एक्सपेंशन इज नथिंग बट जूम। एक्सपेंशन इज नथिंग बट जूम। जैसे मान लो तुम मेरी से फोटो खींच लो, मेरा फोटो तुमने खींच लिया और फोटो खींचने के बाद उसको एक्सपैंड करो, जूम करो। अपने फोन से भी जूम कर सकते। जैसे मान लो ये मेरा फोन है, इसमें मैं अपना फोटो निकालता हूं कोई बढ़िया सा, चलो एक फोटो निकाला हमने, ये कोई सा भी फोटो निकाला, तुम्हें दिख रहा है क्या? अब मैं, ये मेरी शक्ल है, अरे ये गंदा सा फोटो है, कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें।
मतलब तुम समझ रहे हो, मेरे फोन में मेरा ही फोटो नहीं, हाँ एक फोटो है, चलो कोई बात नहीं, ये फोटो है मान लो, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से इसको जूम करूंगा, ये जूम करना एक्सपेंड करना हुआ, तो क्या हर चीज का डायमेंशन बढ़ गया ना। पहले आंख छोटा था, देखो अब आंख पहले देखो छोटा हो गया आंख, अब एक्सपेंड करूंगा तो आंख की साइज भी बढ़ी, नाक की साइज भी बढ़ी। तो जूम करना और एक्सपेंशन करना एक ही चीज होता है। किसी चीज को हम जूम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि एक चीज का डायमेंशन बढ़ा दूसरा घट गया, इसी का फोटो खींच लो, इसको जूम करो, तो जूम मतलब एक्सपेंशन। इसको जूम करोगे तो आउटर रेडियस बढ़ेगा और इनर रेडियस भी बढ़ेगा, आउटर रेडियस भी बढ़ेगा और इनर रेडियस भी बढ़ेगा, हर दो एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा इनफैक्ट। यही चीज अगर हम स्क्वायर प्लेट में देखें, स्क्वायर प्लेट है ये, स्क्वायर प्लेट है ये। अब मान लीजिए साहब ये स्क्वायर प्लेट है, टेम्परेचर डिक्रीजेस देन चेंज इन लेंथ। अगर टेम्परेचर को मैं कम कर रहा हूं तो कम करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाने से होता है एक्सपेंशन, और कम करूंगा तो होगा कंट्रैक्शन, छोटा होगा ना, टेम्परेचर डाउन करूंगा तो क्या इफेक्ट होगा। जब टेम्परेचर कम करोगे मतलब इसको जूम इन करना, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब जूम आउट, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब जूम आउट, यही होता है ना शायद। और टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब होता है जूम इन, कम करना। तो जब कम करोगे इसको छोटा करोगे तो बेटा छोटा करने से क्या होगा, ये लेंथ भी घटेगा और ये लेंथ भी घटेगा, कैपिटल एल विल डिक्रीज और स्मॉल एल विल डिक्रीज, दोनों डिक्रीज होंगे। एक्सपेंशन में दोनों इंक्रीज होंगे और इसमें दोनों डिक्रीज होंगे। ये सवाल बहुत बढ़िया बना है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल इंक्रीज और डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने दो डायग्राम बनाए, ये डायग्राम है आपका 1 और ये डायग्राम है आपका 2। आपको बताना है कि डायग्राम 1 में ए और बी के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। दूसरे केस में बोलिए, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। आराम से सोच के बताइए, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बताइए आराम से सोच के। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज, दो अलग अलग चीजें हैं। आराम से सोच के कमेंट करना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा कि तुम इसका जवाब सही दे पाते हो या नहीं। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, सोच के बताओ। तो सर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, हर दो एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा, और ये दोनों एटम इसी क्रिस्टल के पार्ट है। अगर इसको जूम करोगे तो एक फिगर में दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी पहले में। अब इसमें जूम करोगे तो इसमें एक को तो जूम करोगे नहीं, और फोन की स्क्रीन को थोड़ी ना जूम करना, ऑब्जेक्ट को जूम करना, इसको भी जूम करोगे, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये दोनों एटम एक ही ऑब्जेक्ट के नहीं है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर दो एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़े ये जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के नहीं है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के हैं। इसका एक्सपेंशन होगा एग्रीड, इसका एक्सपेंशन होगा एग्रीड, इसका भी एक्सपेंशन होगा, ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस घटेगी। सर आपने बोला था अबे दुनिया के हर एटम के बीच में डिस्टेंस थोड़ी ना घटेगी, मैं यहां पे खड़ा हूं, तू टेम्परेचर बढ़ा दे, मैं मोटा होना शुरू हो गया, तो मेरे और दीवार के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस कम ही होगा ना साहब। अलग अलग चीजें हैं, देखो समझो, कोशिश करो समझने की। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सर ये फैलेगा, इसके बीच में तो कुछ नहीं है, तो हवा है, इसका एक्सपेंशन थोड़ी ना हो रहा है, ये फैलेगा तो थोड़ा नीचे आएगा, और ये भी फैलेगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगी। और इसमें देखोगे तो इसके सामने यहां पे एक एटम है, इसके सामने यहां पे एक एटम है, यहां तो क्रिस्टल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा फैलेगा, एक ही बॉडी है, और यहां पे दो अलग अलग बॉडी है। बहुत मजेदार सवाल है बेटा, बहुत मजेदार सवाल है। नेक्स्ट देखिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज x टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन एरियल एक्सपेंशन का ही दूसरा नाम है, क्यों है वो भी बताता हूं। एरियल एक्सपेंशन, जैसे मान लो सुपरफिशियल मतलब होता है बाहर बाहर से, जैसे ये स्फीयर है, अब इसका सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब ये एरिया कितना फैलेगा उसके बारे में बात कर रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज x टाइम्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्यूबिकल मतलब पूरा वॉल्यूमेट्रिक होगा, सुपरफिशियल मतलब बाहर का, तो बोला सुपरफिशियल क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा इज x टाइम दैट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब बीटा, ये दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू पूछा है, तो ये रिलेशन एक्स के टर्म्स में डिफाइन कर दिया। क्या तुम्हें ओरिजिनल रिलेशन पता है गामा और बीटा का? हाँ, क्या? देखो अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3, ये पता है हमें। सिर्फ और सिर्फ बात करनी है बीटा और गामा की, तो रहने देते हैं। गामा इज इक्वल टू 3/2 बीटा, गामा इज इक्वल टू 3/2 बीटा, और यहां पे गामा और बीटा में ये रिलेशन दिया हुआ है, गामा बराबर एक्स बीटा, गामा बराबर ये एक्स बीटा, एक्स बराबर 3/2, एक्स बराबर 3/2 मतलब 1.5, एक्स बराबर 3/2 मतलब 1.5, साफ। एक्स बराबर 3/2 मतलब 1.5, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। A metallic bar is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Metallic bar is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. The coefficient of linear expansion is 10 to the power minus 5 per Kelvin. What will be the percentage increase in length? Metallic bar is heated from इतना to इतना, मतलब change in temperature हमें पता चल गया 100 degree Celsius है। The coefficient of linear expansion is 10 to the power minus 5 per Kelvin. मतलब अल्फा हमें दे दिया 10 to the power minus 5 per Kelvin. What will be the percentage increase in length? Linear expansion दिया, क्या सवाल पूछा है? What will be the percentage increase in length? Percentage increase in length होगा length change increase in length बटा initial length multiply 100. तो सर डेल्टा एल बाई एल हमें पता होता है क्या? हाँ, डेल्टा एल बाई एल को लिखेंगे अल्फा डेल्टा टी, यही तो है। अल्फा बराबर होता है डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी को इधर ले जाओ तो डेल्टा एल बाई एल बराबर अल्फा डेल्टा टी, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। अल्फा की वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 5, डेल्टा टी आपका 100 और 100, तो 1 2 3 4, तो ये बचेगा सिर्फ 10%। ये रहा आंसर। कितना इजी है देख, तुम्हें क्या याद रखना, सिर्फ ये डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बाई एल क्या हो जाएगा? अल्फा डेल्टा टी। परसेंटेज चेंज पूछा है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 10% इज योर करेक्ट आंसर। कितना इजी सवाल है साहब, कितना इजी सवाल है, और ऐसे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप, एम्स 2017 में भी इस पे सवाल पूछा था, सर 17 में। एम्स 2017 में बाई मेटालिक स्ट्रिप, ये क्या होता है देखो, यहां पे स्टील और ब्रास के दो रॉड को जिनका इक्वल डायमेंशन है, मतलब लेंथ उनका सेम है, उसको चिपका दिया और रूम टेम्परेचर पे ऐसा उनका डायग्राम था। इधर से ब्रास है, इधर से स्टील है। ब्रास का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एस और स्टील का अल्फा बी, सॉरी स्टील का एस और ब्रास का बी। ब्रास का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एस और ब्रास का अल्फा बी, स्टील का अल्फा एस, ब्रास का अल्फा बी। अब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, अब मैंने टेम्परेचर जब बढ़ाया, हायर टेम्परेचर, ये फोटो बन गया इनका, ऐसा फोटो बन गया। तो आपको देख के बताना है कि किसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा रहा होगा। सिंपल सा ऐसा सवाल पूछते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसा बन गया, तो किसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा रहा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है कि दोनों का इनिशियल लेंथ सेम है, चेंज इन टेम्परेचर सेम है, तो चेंज इन लेंथ किसका ज्यादा होगा? चेंज इन लेंथ होता है अल्फा एल डेल्टा टी, ये दोनों का सेम है, तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा। इस फोटो को देख के क्या लग रहा है, किसका लेंथ ज्यादा एक्सपेंड हुआ है? सर बाहर वाला सर्कमफ्रेंस पे उसका लेंथ ज्यादा एक्सपेंड हुआ है। बाहर से आपका ब्रास और अंदर है आपका स्टील, ये स्टील की तरफ बेंड हो गया, कॉनकेव हो गया, तो अंदर में है उसका लेंथ कम होगा। तो साफ साफ कह सकते हैं कि स्टील के लेंथ में कम इंक्रीज हुआ, मतलब स्टील का अल्फा कम रहा होगा और ब्रास का अल्फा ज्यादा रहा होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देखो कोई दिक्कत नहीं बेटा। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर पे सवाल अभी करेंगे, आगे देखते हैं थोड़ा सा अच्छे सवाल। ये देखिए, a metal of length L and area A is fixed between two rigid support at negligible tension. If this is heated up, cool down नहीं भाई साहब, heated मतलब उसको हीट दिया, हीट देने से टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। Heated, then tension in the wire will be,
4 ऑप्शन में बताना है कि टेंशन जो डेवलप होगा किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली बात, टेंशन डेवलप होगा ही क्यों? तो टेंशन इसलिए डेवलप होगा, मान लो कि ये एक रिजिड सपोर्ट है और ये एक रिजिड सपोर्ट है, और इन दोनों रिजिड सपोर्ट के बीच में एक लगा दिया मैंने बढ़िया रॉड, ये रॉड लगा दिया, जिस रॉड का लेंथ है L, एरिया है A, ठीक। अब उसका मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो होगा क्या कि इनिशियली जब वो रूम टेम्परेचर पे था तो इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं था, एंड टेंशन इन द वायर विल बी एक निग्लेजेबल टेंशन पे था। अब फिक्स्ड बिटवीन रिजिड सपोर्ट एट अ निग्लेजेबल टेंशन। सर निग्लेजेबल टेंशन का क्या मतलब? ऐसे एकदम हल्का सा ऐसे एकदम हल्का सा बहुत हल्का सा इसको फिक्स करके छोड़ दिया, कोई इसमें टाइट जैसी चीज नहीं कि जबरदस्ती फंसाए हो, आराम से ऐसे फिक्स करके छोड़ दिया। अब क्या होगा? अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी लेंथ बढ़ने की कोशिश करती है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका लेंथ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो सर उससे क्या हो जाएगा? जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करूंगा, जैसे मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करूंगा तो अपना लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेगा। सर कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, वेयर एल इज इनिशियल लेंथ एल, चेंज इन लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ एल अल्फा डेल्टा टी। इसका लेंथ बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा लेंथ? ये लेंथ बढ़ाने की कोशिश तो करेगा, हर दो एटम के बीच में फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जिसके वजह से इसका लेंथ बढ़ जाए, इसका लेंथ बढ़ जाए। जैसे मैंने इसको रख दिया, हीट किया, तो दो एटम के बीच में एक्सपेंशन होगा थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन होगा। लेकिन बाहर से मैंने इसको पकड़ के रख दिया, बोला कि नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन ये तो दो एटम के बीच में अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा के बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये बढ़ने नहीं देगा। तो इसके अंदर वो टेंशन डेवलप्ड रह जाएगा। अगर मैं यही सवाल ऐसे पूछता, सुनना अच्छे से, रॉड ऑफ लेंथ एल, एरिया ए is placed on a smooth surface, temperature increases, then tension develop in a rod, टेंशन डेवलप इन द रॉड क्या होगा? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो अब बताओ इसमें टेंशन कितना डेवलप होगा? तो देखो ये रॉड है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया, इनके एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये अपने दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करेगा और आराम से बढ़ा लेगा। तो जितना बढ़ाने की कोशिश करेगा वो आराम से बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर जो टेंशन डेवलप होगा वो 0 रहेगा, आराम से एक्सपैंड हो जाएगा और एक्सपैंड होकर आराम से रेस्ट में रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑसिलेट करना शुरू करता है, ये नहीं। इसको जबरदस्ती पकड़ के हमने खींचा नहीं है, इसका अंदर से मन किया कि चलो बढ़ा लेते हैं। थर्मल एनर्जी की वजह से एक्सपेंशन हो जाएगा, आराम से एक्सपैंड होके टेम्परेचर बढ़ा दोगे, एक्सपैंड करके आराम से बैठ जाएगा। तो टेंशन कितना डेवलप हुआ? 0। लेकिन यहां पे एक्सपेंशन होना चाह रहा, लेकिन एक्सपेंड में होने ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं होने दे रहा? तो जितने फोर्स से एक्सपेंड होना चाह रहा होगा उतना ही फोर्स मैंने इधर से पकड़ के लगा दिया। दबाव बढ़ेगा, जैसे ये लेंथ बढ़ेगा तो बाहर की तरफ धक्का मारेगा, तो मैं बाहर से इसको पकड़ के अंदर की तरफ धक्का मार दूंगा। तो वो फोर्स किस बात पे डिपेंड करेगा? तो मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इधर से फोर्स लगा टी, टेंशन टी, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ याद करिए क्या है, ये है डेल्टा एल बाई एल इंटू गामा यंग मॉडुलस बराबर डेल्टा टी, यही है ना? सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन, ये आएगा। तो यहां से आप देखिए डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा आपका, डेल्टा एल बाई एल ये आपका स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ, इतना चेंज इन लेंथ करना चाह रहा है, इनिशियल लेंथ आपका एल है, इज इक्वल टू हो जाएगा ये एफ बटा ए गामा। और यहां से आप देखेंगे डेल्टा एल बाई एल है अल्फा डेल्टा टी, तो इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, इन दोनों को क्या करें? इक्वल कर दीजिए, डेल्टा एल बाई एल मीन्स डेल्टा एल बाई एल, तो ये हो जाएगा एफ बटा ए गामा इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो एफ बराबर आ जाएगा ए
गामा अल्फा डेल्टा टी। याद रखिए गामा आपका यंग मॉडुलस है ना, वो गामा नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यंग मॉडुलस है। गामा आपका क्या है बेटा, यंग मॉडुलस है। गामा क्या है आपका, यंग मॉडुलस। तो फोर्स बराबर हो जाएगा ए गामा अल्फा डेल्टा टी। फोर्स बराबर हो जाएगा ए गामा अल्फा डेल्टा टी। देखिए फोर्स बराबर हो जाएगा ए गामा अल्फा डेल्टा टी, ए गामा अल्फा डेल्टा टी। ये हो जाएगा फोर्स का वैल्यू। आपको ये फील आया, अच्छे से समझ आया? तो टेंशन इन द वायर डेवलप, इतना टेंशन डेवलप होगा क्योंकि लेंथ इतना बढ़ाना चाह रहा है, वो बढ़ने देगा नहीं। तो फोर्स इज इक्वल टू ए गामा अल्फा डेल्टा टी। तो ये एरिया के प्रोपोर्शनल है, गामा के प्रोपोर्शनल है, अल्फा के प्रोपोर्शनल है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उसके प्रोपोर्शनल है। तो इसमें लेंथ तो है ही नहीं, तो यह आ जाएगा इंडिपेंडेंस अपॉन लेंथ। अब इससे सवाल पूछते हैं, अच्छा इसमें स्ट्रेस भी पूछ लेंगे, और इसी को कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। क्यों थर्मल स्ट्रेस? क्योंकि अपने आप थोड़ी ना डेवलप हुआ, किसी ने खींचा थोड़ी ना है। टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ाना चाहे, लेकिन लेंथ नहीं बढ़ने देने के लिए इधर से फोर्स लगाया, तो इसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? थर्मल स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्फा गामा डेल्टा टी। बहुत आसान है, अल्फा गामा डेल्टा टी, ये थर्मल स्ट्रेस आ गया। इस पे भी सवाल पूछते हैं बेटा, ये रहा आपका सवाल। और रॉड इज फिक्स्ड बिटवीन 2 पॉइंट एट 50 डिग्री सेल्सियस। The coefficient of linear expansion of the rod is this alpha ये रहा, and young modulus देखो 1.5 into 10 to the 11 है। What is the stress develop in the rod if temperature of the rod becomes 70 डिग्री सेल्सियस? मैं फिर से ड्राइव करूंगा, तुम्हें थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला याद नहीं रखना, तुम्हें ये कंसेप्ट याद रखना है कि हम जानते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बराबर होता है अल्फा डेल्टा टी, और स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेस बटा गामा। तो स्ट्रेस हो गया तुम्हारा एफ बटा ए गामा। इन दोनों को इक्वल कर दो, एफ बटा ए हमें चाहिए, तो एफ बटा ए गामा इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, तो एफ बटा ए इज इक्वल टू गामा अल्फा डेल्टा टी। दैट ये आपका थर्मल स्ट्रेस है, ये आपका है थर्मल स्ट्रेस। तो गामा की वैल्यू बताइए, गामा की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ सबको मल्टीप्लाई ही तो करना है। गामा लिख लो 3/2 इंटू 10 टू द पावर 11, और 2 इंटू 10 टू द पावर -5, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, एंड डेल्टा टी हो गया 20। 70 से 20, 2 से 2 कैंसिल होगा, और 3 दूना 6, 6 वाला आ जाएगा, ये 3 ये 2, तो 6 वाला आ जाएगा, ये आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना इजी है देखो। नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर ऑफ द पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ विच इज टी is raised by delta t, then change in its time period. Temperature of the pendulum, then time period. तुमने कभी घंटा घर देखा अपने शहर में? अगर तुम्हारा शहर थोड़ा भी फेमस होगा तो तुम्हारे शहर में एक होगा घंटा घर। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा है। देखा होगा बेटा, क्या आप अपने शहर में घंटा घर देखे हो? हर शहर का एक होता है घंटा घर। कितने लोगों ने घंटा घर देखा है? ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों ने घंटा घर देखा है? कितने लोगों ने घंटाघर देखा है? घंटाघर में क्या होता है कि पेंडुलम के ऑसिलेशन पे बेस्ड उसका क्लॉक डिजाइन होता है। एक बार ऑसिलेट करता है तो 1 मिनट समय आगे बढ़ता है, फिर 2 बार ऑसिलेट करता है, सॉरी एक सेकंड में एक बार करता है, 1 सेकंड एक बार करा, 2 सेकंड करा, फिर एक बजता है तो एक बार घंटी मारता है टन। और वो घंटाघर हमेशा मार्केट के बीच में होता है। तो क्या होता है कि मार्केट वाले घंटाघर के टाइम से चलते हैं। 2 घंटी मारा मतलब 2 घंटे हो गए, 2 बज गए, सॉरी 3 बार टन 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 3 बज गए, 4 बार टन 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 4 बज गए। सर 12 बजे तो 12 बार मारता होगा। हाँ, घंटाघर आपने देखा होगा। तो घंटाघर का जो क्लॉक होता है वो पेंडुलम के ऑसिलेशन पे बेस्ड होता है। पेंडुलम का ऑसिलेशन मतलब ये एक बहुत बड़ा मेटालिक रॉड होता है जिसका लेंथ होता है L, मतलब चेन होता है, और यहाँ पे M मास का बॉब लगा दिया। ठीक है सर, M मास का बॉब लगा दिया। अब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगा। कौन से फॉर्मूले से? तो ये रहा आपका डेल्टा L बराबर L अल्फा डेल्टा टी। हम ये जानते हैं। डेल्टा टी को मैं डेल्टा थीटा कर देता हूं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी को मैं
सॉरी डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि यहां पे मैं टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन का, पेंडुलम का होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अब जैसे ही बेटा, जैसे ही गर्मी का समय आ जाता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा, मतलब लेंथ बढ़ जाएगा। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। लेंथ बढ़ जाएगा, तो लेंथ बढ़ जाएगा, 2 पाई और बाई जी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होने से, देन टाइम पीरियड इंक्रीजेस ड्यू टू विच क्लॉक विल स्लो डाउन। टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा क्लॉक धीरे हो जाएगा। क्लॉक क्या हो जाएगा? धीरे। क्लॉक धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा। धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा मतलब देखो, 1 सेकंड में एक बार ऑसिलेट करना था, लेकिन टाइम दुनिया का तो वही था 1 सेकंड का ड्यूरेशन, लेकिन इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। अब 1 सेकंड से ज्यादा टाइम में ये रोटेट करेगा। तो इसलिए गर्मी के टाइम में क्या होता है कि क्लॉक स्लो हो जाता है। क्लॉक स्लो हो जाता है तो लूज टाइम, ये टाइम को लूज कर देता है, ये पीछे चला जाता है। तो बहुत जब तपती गर्मी होती है ना, तो जाके वहां पे घड़ी को हर 5, 10, 15 दिन में थोड़ा सा फास्ट करना होता है। एक आध 2 मिनट का गैप आ जाता है। और एक गर्मी के सीजन में तो घड़ी 15 से 20 मिनट स्लो हो जाता है। तो इतना ही स्लो पाता है। हाँ भाई, लेंथ ऐसा थोड़ी ना कि 50% चेंज हो गया, घंटा घड़ी के नीचे निकल गया, घंटी 0.23% चेंज होता है, तो थोड़ा ही चेंज आएगा। देखो साफ साफ यहां टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है उसको, टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब घड़ी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो सर सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में लेंथ कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ, लेंथ कम तो टाइम पीरियड कम, तो घड़ी फास्ट हो जाएगा। इन कोल्ड वॉच बिकम फास्ट, भागेगा, तेज भागेगा। तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी ना, तो जाके घड़ी को स्लो करना पड़ेगा। भाई कहां भाग रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चल, टाइम पीरियड उसका कम हो जाएगा, तुरंत ऑसिलेट कर जाएगा, 1 सेकंड से कम ही टाइम में ऑसिलेट कर जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। समझ आया बहुत अच्छे से? अब इसका चेंज इन टाइम पीरियड पे सवाल पूछते हैं, तो कोई खास बात नहीं है। आप यहां पे देखिए, टाइम ये रहा, चेंज इन टाइम पूछा है, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा डेल्टा टी चेंज इन टाइम बटा कितने टाइम में चेंज देखना चाहते हैं आप, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2-4 दिन, 10 दिन में, वो टाइम रखेंगे। तो डेल्टा टी बाई टी, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, खत्म हो जाएगा। यह आएगा हाफ डेल्टा एल बाई एल। और डेल्टा एल बाई एल को आप कह सकते हैं, यहां से देखिए, डेल्टा एल बाई एल को कह सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा, इसको कह सकते हैं हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम। अगर आपको सिर्फ चेंज इन टाइम चाहिए डेल्टा टी, तो आएगा हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। कितना इजी है, एकदम एफर्टलेस। तो आपसे क्या पूछा है? तो चेंज इन इट्स टाइम पीरियड पूछा है। तो टाइम पीरियड में कितना चेंज होगा? तो टाइम पीरियड में चेंज होगा डेल्टा टी बराबर हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। तो हाफ अल्फा टी डेल्टा टी, ये आंसर आ गया। देखो मैं इस टी से और टाइम से और टेम्परेचर में आपको डाउट ना हो, कंफ्यूजन हो, इसलिए अलग अलग हमने लिख दिया है। तो ये होगा हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा, हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। समझ आया आपको अच्छे से? मैं एक बार और डिराइव कर दूंगा आप चाहेंगे तो, कोई खास बात नहीं है। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा, एल का पावर हाफ है तो हाफ डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल को आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल बाई एल को लिख सकते हैं यहां से, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज अ चेंज इन टेम्परेचर। एक लाइन में ड्राइव हो जाएगा। समझ में आया? ये मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, ये एनोनोमस बिहेवियर है, ये थोड़ा सा हम आते हैं डेंसिटी तक। जब हम पहुंचेंगे ना तब हम बात करेंगे। चलिए हम डेंसिटी की बात अभी कर ही लेते हैं। जब डेंसिटी की बात कर लेंगे तो इसको भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ये नीट में भी पूछा गया था सवाल, बढ़िया सवाल है, तो अभी बात कर लेते हैं। आइए, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। अब हमने लेंथ की बात करी, एरिया की बात करी, वॉल्यूम की बात करी, लेकिन डेंसिटी की बात नहीं करी। सर मास की बात करो। देखो मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। सर अगर मास चेंज नहीं होगा तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यही तो होता है, हाँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पे मास को आप कह रहे हो कांस्टेंट,
अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू v नीचे है ऊपर जाएगा तो v का पावर -1 होगा। इसको वैसे भी तो लिख सकता हूँ m या प्रोपोर्शनल टू v का पावर -1, तो पावर बाहर आ जाएगा माइनस डेल्टा v बाई वी। और हम जानते हैं डेल्टा v बाई वी की वैल्यू को, क्या जानते हैं साहब? तो डेल्टा v बाई वी होता है गामा डेल्टा टी। ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट रेंज इन टेम्परेचर तो गामा होता है, तो डेल्टा v बाई वी इंटू डेल्टा टी गामा हो तो डेल्टा v बाई वी हो जाएगा गामा डेल्टा टी। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा टी। बड़ा आसान है यार। तो यहाँ से तुम्हारा डेल्टा रो क्या डिफाइन होगा? डेल्टा रो डिफाइन होगा, रो इनिशियल है, मान लो ये रो नॉट है, इनिशियल डेंसिटी रो नॉट, तो रो नॉट माइनस गामा डेल्टा टी। डेल्टा रो क्या है? चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी को लिख सकते हैं फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। माइनस रो नॉट किधर लाओगे? प्लस होगा, रो नॉट कॉमन निकाल सकते हो, तो फाइनल डेंसिटी आ जाएगा इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी। और वॉल्यूम के लिए देखेंगे तो फाइनल वॉल्यूम बराबर इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सर ये कौन सी डेंसिटी थी? वॉल्यूमेट्रिक। जब कुछ ना लिखा हो तो वॉल्यूमेट्रिक है। जब अब इन दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? सर जिस फ्रैक्शन से वॉल्यूम बढ़ेगा उस फ्रैक्शन से डेंसिटी कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने वाला केस है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो डिक्रीज कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉर्मूले में डेल्टा टी में माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो वॉल्यूम कम। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे ना, देखो अगर इंक्रीज हो रहा तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा तो चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव। सीधा सा फंडा है। तो चेंज इन टेम्परेचर जैसे निगेटिव करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। ऑब्जेक्ट कंप्रेस होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। कितना आसान रिलेशन है, कितना आसान रिलेशन है। अब देखो तो इतना तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो वॉल्यूम एक्सपेंड होता जाएगा और टेम्परेचर कम करूं तो डेंसिटी कम होता जाएगा। ये सारे लिक्विड एंड गैसेस के लिए वैलिड है, लेकिन वाटर के केस में ये उल्टा हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर। जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ना हमें क्या पता था? डेंसिटी एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एंड डेंसिटी इंक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। सर तो उल्टा हो गया, ये तो एक्सपेंशन हो ही रहना। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ना होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंशन होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हमेशा नहीं होता, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम सबसे कम होगा और डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करोगे देन ये अपना नॉर्मल दूसरे लिक्विड एंड गैसेस जैसा बिहेवियर शो करेगा। उसके बाद एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी डिक्रीज होगा अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये आफ्टर दैट, आफ्टर देन वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो आपको दिखाई देगा कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, देखिए ये डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जैसे मान लो ये कुछ डेंसिटी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी 0 थोड़ी ना होगी, कुछ होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये डेंसिटी है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी और डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगी मैक्सिमम। फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी तरीके से आप यहाँ देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी आपकी क्या होगी? कम होगी। और फिर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगी? कम होगी। और फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम होगा मिनिमम। उसके बाद ये नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा और इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। इसकी वॉल्यूम क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। आफ्टर दैट वॉल्यूम विल इंक्रीज, आफ्टर दैट वॉल्यूम विल इंक्रीज। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर है? ये फंडामेंटल समझ आ गया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ is इतना परसेंट, then what will be the percentage increase in its volume? What will be the percentage increase in its volume? A rectangular block is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Percentage increase in length is इतना, what will the percentage increase in volume? अरे रे 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 ये होगा आंसर। ये तो बेवकूफ बना रहा।
परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ दे दिया, व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, 3 गुना होगा। आप जानते हो अल्फा बराबर 3 अल्फा बराबर होता है गामा। ये तो बेवकूफ बना रहा, ऐसे सवाल में बच्चे फंस जाते, बोलते नहीं हो रहा। अरे क्या करने के लिए था इसमें, करने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिए, अ पेंडुलम क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक क्लॉक को 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट टाइम, करेक्ट वॉच के साथ चलने के लिए बनाया गया है। द करेक्शन टू बी मेड ड्यूरिंग समर पर डे, एक दिन में कितना करेक्शन करना पड़ेगा, वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा की वैल्यू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। मतलब एक दिन में कितना घड़ी में जाके करेक्शन करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने ड्राइव किया था, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ये हमने किया था, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है साहब, तो ये हो गया आपका ये लॉस इन टाइम, इतना टाइम पीछे चला जाएगा, ये लॉस इन टाइम ही तो हुआ। टेम्परेचर बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो इतना टाइम पीरियड में चेंज आ गया। टाइम पीरियड बढ़ जाने की वजह से टाइम का लॉस होता है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ अल्फा टी इंटू डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, नहीं तो डेल्टा टी से डेल्टा टी काट दोगे, डेल्टा थीटा। तो बेटा हाफ अल्फा है 10 टू दी पावर -5 और आपका जो टाइम है वो एक दिन में करना है, मतलब 24 आवर इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पहले 20 बना था तो 20 डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेकंड में आंसर देना है मुझे कि डेल्टा टी सेकंड में बताओ। तो 24 घंटे एक दिन में कितना सेकंड होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है 86,400 सेकंड। 24 घंटे में होता है 86,400 सेकंड। तो यहां पे रख दीजिए आप, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 से कैंसिल करेंगे 10 टू द पावर -4। तो ये हो जाएगा आपका 86,400 इंटू 10 टू द पावर -4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 8.64 सेकेंड। मतलब 8 सेकेंड घड़ी पीछे चली जाती है, 8.64 सेकेंड, 8 सेकेंड, 8.5 सेकेंड बोल सकते हैं, 8.64 सेकेंड एक दिन में घड़ी पीछे चली जाती है। अगर एक महीने में देखो तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4-5 मिनट तो आ ही जाएगा भाई साहब। एक महीने में 4-5 मिनट घड़ी कहां चली जाती है, पीछे चली जाती है। नेक्स्ट देखिए, अ पेंडुलम क्लॉक इज 5 सेकेंड फास्ट एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस पे 5 सेकंड आगे चला गया, मतलब टाइम गेन कर लिया। एंड 10 सेकंड स्लो एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर डज इट गिव द करेक्ट टाइम? बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार फास्ट हुआ, एक बार स्लो हुआ, तो किस टेम्परेचर पे, एट व्हाट टेम्परेचर डज इट गिव्स करेक्ट टाइम? तो देखो, यह है तुम्हारा चेंज इन टाइम इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला है। अब ये कह रहा है कि 5 सेकंड फास्ट हो गया, मतलब गेन क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 5 सेकंड इसका बढ़ गया, 5 इज इक्वल टू 5 सेकंड फास्ट कब होगा, जब टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो माइनस लिखिए। सर ये माइनस प्लस वाला आपने नहीं बताया था, बताऊंगा बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये फास्ट हो गया घड़ी, घड़ी फास्ट कब होगा, जल्दी जल्दी चलेगा, मतलब तभी तो फास्ट, मतलब जल्दी जल्दी चलेगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो माइनस आ जाएगा। हाफ अल्फा टी, ये है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर टी नॉट पे करेक्ट रीडिंग देने के लिए बनाया गया है, और ये आपका कुछ टी जिसपे वो रीड कर रहा है T1। अब 10 सेकेंड स्लो हो गया, स्लो हो गया मतलब टाइम पीरियड बड़ा होगा, तो ये तो पॉजिटिव रहने दो। हाफ अल्फा टी वो टाइम है, टेम्परेचर है यहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस आपका टी नॉट करेक्ट टाइम पे चलने के लिए बनाया गया है, -T2 आ जाएगा। यही है ना चेंज इन टेम्परेचर। सर वो चेंज इन टेम्परेचर का इनिशियल माइनस फाइनल, सर फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ नहीं, ऐसे करो, करेक्ट टेम्परेचर पे रीड करने के लिए, और माइनस ये टेम्परेचर T1, एक ही पैटर्न में लिख लो, T1 माइनस T नॉट लिखो, होता है यहाँ पे T2 माइनस T नॉट लिख लो, एक ही पैटर्न में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होकर नीचे आ जाएगा आपका -1/2 इज इक्वल टू टी नॉट, पहले टेम्परेचर कितना था 15 डिग्री सेल्सियस -15 बटा टी नॉट -30 डिग्री सेल्सियस, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2T नॉट -30 इज इक्वल टू, ये यहां जाएगा, ये होगा -T नॉट +30,
ये -30 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60 और -T0 इधर जाएगा तो 3T0। 3T0 इज इक्वल टू 60, तो T0 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट रीडिंग देगा ये आपका, 20 डिग्री सेल्सियस पे ही ये करेक्ट रीडिंग शो करेगा। समझ आया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये क्या होता है यहां पे समझिएगा। मान लीजिए कंटेनर अपन ने बनाया, क्या बनाया, कंटेनर बनाया, और कंटेनर में लबालब पूरा भर के मैंने लिक्विड भर दिया। अब इसमें मैंने इस कंटेनर को आग पे चढ़ा दिया। कहां चढ़ा दिया साहब, आग पे चढ़ा दिया, हीट दिया, हीट। सर हीट ले लेगा क्या, नहीं, हीट लेके टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएगा तो एक्सपेंशन होगा। अब मान लीजिए कि मैंने इसको हीट दिया, हीट से इसने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका एक्सपेंशन हुआ, लेकिन मैं जैसे ही कंटेनर में देख रहा हूं तो लिक्विड का लेवल नीचे जा रहा। सर एक्सपेंशन हुआ तो लिक्विड तो फैलना चाहिए, हाँ लिक्विड फैल रहा लेकिन इसका लेवल नीचे जा रहा। सर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि बर्तन भी तो फैल रहा है, कंटेनर भी तो फैल रहा है। ये आपका लिक्विड का एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया। लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ही हुआ, क्योंकि लिक्विड का लेंथ थोड़ी ना बढ़ेगा, लिक्विड का एरिया थोड़ी ना बढ़ेगा, लिक्विड का तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया। यहां पे लिखा है रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज गामा, लिक्विड का लिखना है यार, ऑफ लिक्विड, आंख बंद करके टाइप करते हैं क्या यार, ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड गामा एल, और ये आपका गामा एल डैश। बाग गामा एल डैश। गामा एल क्या है, रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा एल है, एंड एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज गामा एल डैश है। एपरेंट का मतलब क्या है, एपरेंट का मतलब जो एक्चुअल में दिखाई दे रहा है आपको, रियलिटी हो कुछ और हो रहा है लिक्विड के साथ, लेकिन दिखाई कुछ और दे रहा है, क्योंकि कंटेनर भी तो एक्सपैंड होगा हीट लेके। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड या कंटेनर बोल देता हूं, सॉलिड वही कंटेनर, कंटेनर इज गामा एस, गामा एस। तो रिलेशन क्या होगा गामा एल और गामा एल डैश में, गामा एल और गामा एल डैश में रिलेशन ये होगा, मान लो कि जितना एक्सपेंशन लिक्विड की वॉल्यूम में हुआ है, लिक्विड का वॉल्यूम जितना एक्सपेंड हुआ उतना ही एक्सपेंड हो गया कंटेनर, सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो लिक्विड लेवल कहां जाएगा, ऊपर या नीचे बताओ। सर अनचेंज रहेगा। अनचेंज का मतलब है कि एपरेंट जो गामा एल एक्सपेंशन होना चाहिए वो तो जीरो हो जाएगा किसी भी टेम्परेचर पे। मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। मान लो एक कंटेनर में, ये मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने यहां तक लिक्विड भर दिया साहब, खूब लबालब लिक्विड भर दिया। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा, टेम्परेचर बढ़ाने से जितना ये एक्सपेंड हुआ उतना ही लिक्विड एक्सपेंड हुआ, तो लेवल क्या होगा, अनचेंज। तो एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। लिक्विड एक्सपेंड हो रहा, कंटेनर भी एक्सपेंड हो रहा, तो लिक्विड एक्सपेंड होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देगा, और ये जीरो कब पॉसिबल है। सर एक ही लॉजिक है, गामा एल डैश इज इक्वल टू होगा गामा एल माइनस गामा एस, बस। सॉलिड है ये कंटेनर, सॉलिड है, तो इसका लीनियर एक्सपेंशन भी हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा एल माइनस 3 अल्फा एस। ये है लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, ये है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, सॉलिड। ये रिलेशन। इफ गामा एल बराबर गामा एस, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कंटेनर, तो गामा एल डैश क्या हो जाएगा, जीरो। लिक्विड लेवल अनचेंज्ड, लिक्विड लेवल अनचेंज्ड, लिक्विड लेवल अनचेंज्ड। अब दूसरा देखता हूं, इफ गामा एल डैश इज ग्रेटर देन, गामा एल इज ग्रेटर देन गामा एस, गामा एल इज ग्रेटर देन गामा एस, गामा एल ज्यादा है, गामा एस कम है, मतलब लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, गामा एल ज्यादा है, तो गामा एल डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो ऑब्वियस बात है, ये ज्यादा है, पॉजिटिव है ना, लिक्विड विल ओवरफ्लो, लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा है, लिक्विड विल ओवरफ्लो। और इफ ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लेंगे आपसे, बहुत इजी है। गामा एल इज लेस देन
गामा एस मतलब सॉलिड ज्यादा एक्सपेंड कर रहा, लिक्विड कम एक्सपेंड कर रहा, तो लिक्विड लेवल डाउन, लिक्विड लेवल विल गो डाउन, लिक्विड लेवल विल गो डाउन, लिक्विड लेवल नीचे चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑन एपरेंट वेट इन अ लिक्विड। ये एक लिक्विड है और लिक्विड के अंदर मैंने किसी सॉलिड को डुबो दिया, ये लिक्विड है, इसका वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा गामा लिक्विड, और इसके अंदर एक कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को मैंने डुबो दिया, ये रहा सॉलिड ऑब्जेक्ट आपका, ये रहा आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट डुबो दिया, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा एस। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसके अपरेंट वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? अपरेंट वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अपरेंट वेट क्या होता है तो मैंने बैंड फोर्स में आपको बताया था। अपरेंट वेट बताइए क्या होता है सर? अपरेंट वेट n बराबर होता है mg माइनस fb। ये कहां से आया सर? mg नीचे, पूरा बेसिक देख लो तुम, mg नीचे, बैंड ऊपर और नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल ही अपरेंट वेट बताएगा। तो ये रिलेशन आया सर। mg तो कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो रहा तो डेंसिटी बढ़ रहा, मास तो वही रहेगा। हाँ, तो n क्यों चेंज होगा? तो n इसलिए चेंज होगा क्योंकि mg तो सेम है, लेकिन यहां पे ये फिक्स्ड है, सेम है, लेकिन यहां पे बैंड फोर्स होता है रो वी जी। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी। ये है आपका एपरेंट वेट का फॉर्मूला। सही बात है। गामा एस is the coefficient of volume expansion of solid and gamma L is the coefficient of volume expansion of liquid. गामा L ये डिसाइड करेगा कि वॉल्यूम कितना एक्सपेंड होगा लिक्विड का, और गामा एस ये डिफाइन करेगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिड का कितना वॉल्यूम बढ़ेगा। इफ गामा L बराबर गामा एस देन n रिमेन्स सेम। सर कैसे? टेम्परेचर बढ़ाया तो मान लो यहां से इसका वॉल्यूम बढ़ा 2%, वॉल्यूम 2% बढ़ा तो सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ गया साहब, सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ गया। सर लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा? हाँ, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ गया तो लिक्विड की डेंसिटी क्या हुई? डिक्रीज हो गई। लिक्विड की डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और आप जानते हो ये रिलेशन कि डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। ये तो था रिलेशन, देख ले। डेल्टा वी बाई वी गामा डेल्टा टी होता है, हाँ, माइनस डेल्टा रो बाई रो। तो जिस फ्रैक्शन से वॉल्यूम चेंज होगा उसी फ्रैक्शन से डेंसिटी चेंज होगा। अब जितना ये बढ़ेगा वॉल्यूम सॉलिड का, उतना ही लिक्विड की डेंसिटी कम हो गई। अब मान लो एक्स्ट्रा वॉल्यूम में इसने पानी हटाया, लेकिन डेंसिटी भी तो लिक्विड की कम हो गई, तो बैंड फोर्स तो कम लगेगा। सॉलिड ने ज्यादा पानी हटाया तो बैंड फोर्स ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन लिक्विड डेंसिटी कम हो गई तो बैंड फोर्स कम लगना चाहिए, तो अनचेंज्ड हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं इफ गामा एस कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन लिक्विड गामा एल, अब क्या होगा सर? अब ऐसा लग रहा कि सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होगा और इसके डेंसिटी में कम फर्क पड़ेगा, तो ये बढ़ गया, ये ज्यादा बढ़ेगा, ये कम चेंज होगा। तो ये डिसाइड करेगा कि सॉलिड का वॉल्यूम कितना बड़ा, वो डोमिनेटिंग होगा कि उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसके वॉल्यूम में ज्यादा एक्सपेंशन होगा, इसके डेंसिटी में ज्यादा चेंज होगा नहीं। तो ये वाला टर्म बढ़ेगा तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ज्यादा नंबर घटेगा, है ना, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। पहले मान लो ये टोटल मिला के 2 था, अब ये टोटल मिला के 4 हो गया, तो 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? अपरेंट वेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। अपरेंट वेट नॉर्मल विल डिक्रीज। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। इस तरीके से कंसेप्ट समझना है। इफ गामा एस इज लेस देन गामा एल, मतलब लिक्विड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी, एक टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सपेंशन होगा, लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम सॉलिड का बढ़ेगा, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? सर लिक्विड करेगा इस बार, तो लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, ये फैक्टर कम हो गया तो अपरेंट वेट बढ़ जाएगा।
ये फैक्टर कम हो गया, सब्ट्रैक्शन वाला फैक्टर कम हो गया, पहले 2 घट रहा था अब 1 ही घटेगा, अब 0.5 ही घटेगा, 0.1 ही घटेगा। तो जितना कम सब्ट्रैक्ट करोगे, ये जितना कम होगा अपरेंट वेट उतना क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ये रिलेशन है। फील आया पूरा, कोई खास बात नहीं है। देखिए, इफ टू मेटल रॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 हैव सेम लेंथ एट T1 and T2, सेम लेंथ एट T1 and T2, two metal rod of coefficient of linear expansion alpha 1 and alpha 2 have same length at T1 and T2, then the common temperature at which they have again the same length। ये कह रहा है टू मेटल रॉड, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 हैव सेम लेंथ एट T1 and T2। अच्छा, इसका लेंथ है T1 डिग्री सेल्सियस और इसका लेंथ है T2 डिग्री सेल्सियस, उन दोनों का लेंथ सेम है। देन द कॉमन टेम्परेचर एट विच दे हैव अगेन द सेम लेंथ। अच्छा, तो वो टेम्परेचर बताओ जिसपे ये इनका लेंथ फिर से सेम होगा। तो इनिशियल लेंथ मान लो L1 है और ये भी L1 है, दोनों का लेंथ सेम है। अब बोल रहा कि कोई एक टेम्परेचर T पे जाने के बाद इसका लेंथ बढ़ गया L2, तो इसका भी लेंथ बढ़ गया L2, दोनों सेम लेंथ पे आए अगेन किसी कॉमन टेम्परेचर T पे। तो इसमें चेंज इन लेंथ कितना हुआ, तो इसमें चेंज इन लेंथ हुआ, पहले रॉड में डेल्टा L1, दूसरे रॉड में डेल्टा L2, वो सेम होगा। इनिशियल लेंथ भी सेम पहले रॉड का और दूसरे रॉड का, और फाइनल लेंथ भी दोनों रॉड का सेम। तो जितना लेंथ इसमें चेंज हुआ उतना ही लेंथ इसमें चेंज हुआ। हाँ, तो आप यहां से साफ साफ कह सकते हो इसका अल्फा 1 चेंज इन टेम्परेचर होगा T माइनस T1, इनिशियल लेंथ L, बराबर इसका होगा अल्फा 2, लेंथ 1 कर लो, अल्फा 2 चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T2, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T माइनस T2 इंटू L1, इनिशियल लेंथ दोनों का सेम था। तो सर ये L1 से L1 कटेगा, ये बचेगा आपका अल्फा 1 T माइनस अल्फा 1 T1 बराबर अल्फा 2 T माइनस अल्फा 2 T2। अब T की वैल्यू निकालनी है, तो काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो अल्फा 1 T कॉमन निकल जाएगा माइनस अल्फा 2। देखो इसको इधर लाओगे तो ये माइनस अल्फा 2 हो जाएगा, तो T कॉमन निकालोगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू T बराबर ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, अल्फा 1 T1 माइनस अल्फा 2 T2। तो T बराबर आ जाएगा अल्फा 1 T1 माइनस अल्फा 2 T2 बटा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ना, पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्या कहना चाह रहा, लेकिन करो मजा आएगा। देखो कितना भयानक आंसर आया साहब, कितना भयानक, समझ में आया कि नहीं। और बहुत लॉजिकली आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, 2 लाइन का कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 लाइन का कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। नेक्स्ट देखिए, अ स्फीयर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा मास m, sphere of coefficient of linear expansion alpha, mass m and radius r, is spinning about an axis through its diameter with angular velocity omega। एक स्फीयर है, बढ़िया ओमेगा 1 के एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, इसका रेडियस है कुछ r, रेडियस r, मास m। द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर इंक्रीजेस, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे बाई डेल्टा टी से, देन इट्स न्यू एंगुलर वेलोसिटी इज, न्यू एंगुलर वेलोसिटी इसका क्या होगा, बड़ा आसान है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था रोटेशन में कि अपने आप टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाहर से ना किसी ने धक्का मारा है, ना पत्थर मारा है, ना किसी ने टॉर्क लगाया है, तो नेट टॉर्क तो 0 है, अपने आप टेम्परेचर बढ़ा है बस। तो नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने का यह मतलब है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये होगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, L बराबर आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। अरे हाँ, आई की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर लिखा हो तो सॉलिड स्क्वायर ही होता है, तो आई को हम लिख लेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ध्यान से एक चीज बताना, अच्छे से सोच के एक चीज बताना कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेडियस बढ़ेगा, हाँ, लेकिन मास वाला टर्म तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, मास वाले टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, 2 डेल्टा आर बटा आर प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा इज इक्वल टू 0। सर ये क्या किया हमने, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगाया। तो सर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया क्या बेटा, याद करो एरर एनालिसिस में मैंने आपको सिखाया था, जैसे मान लो a बराबर बी सी है तो तुमको क्या लिखने के लिए बोला था, डेल्टा a बाई ए बराबर डेल्टा सी है, ये डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, यही पैटर्न तो लिखने के लिए बोला था।
ए बराबर बी सी है तो डेल्टा ए बाई ए बराबर डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, इस तरीके से हम लिखते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो यहां भी इसी तरीके से हम लिखेंगे, है ना। तो देखिए आर स्क्वायर को लिखेंगे 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा। अब नीचे एक काम करता हूं, डेल्टा आर बाई आर को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा आर बाई आर को हम लिख सकते हैं 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल ओमेगा 1 बाई ओमेगा 1, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ सर ठीक है। तो ओमेगा 1 को यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 अल्फा ओमेगा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। ओमेगा इनिशियल को इधर ले आओ तो ओमेगा फाइनल आपका आ जाएगा, ओमेगा इनिशियल कॉमन भी आ जाएगा, ओमेगा 1 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये रिलेशन आएगा। पर बिल्कुल ये सही है, किताबों में अलग तरीके से करते हैं। आपको लग रहा हो सर ये थोड़ा मुश्किल लगा, तो ये सबसे आसान है। मुश्किल क्या होगा, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली टाइप करके आप किताब में देख सकते हैं, आपको मुश्किल का अंदाजा लग जाएगा। नॉर्मल और कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, नॉर्मल और कन्वेंशनल मेथड से ऐसे करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख देते हैं, यही तो आया था 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ओमेगा इज इक्वल टू लिख लेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर, बाकी सब कॉन्स्टेंट। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, इस आर को लिखेंगे आर प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ, एक मिनट। आर है ना तो रेडियस, फाइनल रेडियस है ना, तो ये हो जाएगा इनिशियल रेडियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये आएगा। इस होल स्क्वायर को ऊपर ले जाके तो -2 हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का पावर -2। फिर इसको सॉल्व करके आंसर निकाला होगा, यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे -2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा इनिशियल, क्योंकि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा इनिशियल, फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तुरंत आ जाएगा, वैसे कोई खास बात नहीं। लेकिन इसको इतना करने की जरूरत नहीं, आप साफ साफ देखिए कि 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस, अच्छा बच्चे ये जरूर कह सकते हैं सर उधर जाएगा तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। हाँ एक मिनट, उधर जाएगा तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। एक चीज मैंने गलती कर दी, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, तो सर फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि देखो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है एक्सपेंशन होगा, रेडियस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो ओमेगा कम होना चाहिए। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी, बिल्कुल सही, यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, ठीक है, माइनस आएगा, तो एक करेक्शन कर लेना तुम, माइनस आएगा, ठीक है। क्यों माइनस आ रहा, माइनस इसलिए आ रहा कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज स्केल, स्केल वाला प्रॉब्लम देखो, मेजरिंग स्केल में भी एक्सपेंशन होता है। जैसे मान लो मैंने ये स्केल बनाया, स्केल किस चीज का बनाया होगा, मेटल का बनाया होगा, रॉड का बनाया होगा, वुड का बनाया होगा, प्लास्टिक में कम एक्सपेंशन होता है। मान लो मैंने मेटल का एक स्केल बनाया, मेटल का पट्टा, अब उसमें मार्किंग कर दिया मैंने साहब, यहां पे बढ़िया 0 1 2 3 4 5 कुछ भी कर दिया, यहां पे मान लो कुछ हो रहा है 10 सेंटीमीटर। अब मैंने एक रॉड को रख के इसके लेंथ को मेजर किया, 10 सेंटीमीटर रीडिंग आ रही, बहुत बढ़िया, अरे करेक्ट रीडिंग देगा, कुछ टेम्परेचर मान लो T डिग्री सेल्सियस पे 15 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। सवाल पढ़िए, अ ब्रास स्केल करेक्टली कैलिब्रेटेड एट 15 डिग्री सेल्सियस इज एम्प्लॉयड टू बी मेजर अ लेंथ एट अ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। ब्रास का बनाया मैंने, 15 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट रीडिंग दे रहा, बढ़िया, रॉड का लेंथ आ गया 10 सेंटीमीटर। अब मान लो 35 डिग्री सेल्सियस पे इसी रॉड का लेंथ में मेजर करूं, तो साहब रॉड तो यही है, प्लास्टिक का रॉड है, रॉड तो यही रहेगा। अब इसके लेंथ को मैं मेजर करना चाह रहा, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस पे स्केल का क्या होगा, सर स्केल में हो जाएगा एक्सपेंशन, स्केल ये हो जाएगा एक्सपैंड। अब इसका 10 सेंटीमीटर कहीं पे यहां आएगा, मतलब एक्सपेंशन पे जो मुझे रीडिंग दिखाई देगी वो रीडिंग मुझे कम दिखाई देगी, यहां पे दिखाई देगी, ये इसकी रीडिंग। एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर का ही था, 15 डिग्री सेल्सियस पे ये स्केल करेक्ट रीडिंग देता है, बढ़िया दे रहा था 10 सेंटीमीटर, लेकिन अब तो ये 10 सेंटीमीटर से कम ही देगा, कुछ 7.5 या 6 या 8 या 9.8 कुछ देगा। तो सर अब पता कैसे चलेगा, पता कुछ नहीं करना, ये रीडिंग ले लो, ये तुम्हारी हो गई अपरेंट रीडिंग जो तुम रीड कर पा रहे हो। ट्रू लेंथ ऑफ रॉड क्या होगा, तो ट्रू लेंथ ऑफ रॉड आप लिखोगे, ट्रू लेंथ
ऑफ रॉड इज इक्वल टू रीडिंग टेकन। जो रीडिंग तुम्हारी टेकन की गई उसको चुपचाप लिख लो, कोई दिक्कत, प्लस इसके लेंथ में जितना एक्सपेंशन हुआ है। सर किसके लेंथ में एक्सपेंशन हुआ है? 10 सेंटीमीटर तक। मान लो इसकी इनिशियल वैल्यू को मैं यहां से यहां तक, जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी वो मेजरिंग स्केल की भी यहां से यहां तक कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर में जो एक्सपेंशन हुआ वो कितना हुआ होगा? तो मीटर स्केल का यहां से यहां का जो लेंथ है, जो एक्चुअल में ये रीडिंग बता रहा है, एक्चुअल में जब ये अभी रीडिंग बता रहा है ये लेंथ 10 सेंटीमीटर का था, उसमें एक्सपेंशन कितना हुआ? सर ये डेल्टा एल हुआ। तो डेल्टा एल आप इसमें ऐड कर दीजिए। जो आप रीडिंग ले पा रहे हैं वो इसकी रीडिंग सही नहीं है, वो सही होती 15 डिग्री सेल्सियस पे। अब जो भी आप रीडिंग ले रहे हैं, जो भी आप रीडिंग ले रहे हैं वो ले लीजिए, और 10 सेंटीमीटर जो पहले रीडिंग थी, जो या फिर इस रॉड की जो ट्रू वैल्यू है, उसमें एक्सपेंशन कितना होगा? डेल्टा एल ऐड कर दीजिए। ये होगा इसका एक्चुअल कैलकुलेशन। देखिए, इफ द स्केल गिव्स अ रीडिंग ऑफ 75 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे स्केल, मैंने एग्जांपल 10 लिया था, 75 सेंटीमीटर रीड कर रहा, तो रीडिंग टेकन कितना है? 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर ये रीडिंग बता रहा है, लेकिन यहां पे ओरिजिनल तो लेंथ कुछ और रहा होगा, जो आगे चला गया है वो मान लो एल था, तो उस ओरिजिनल लेंथ यहां से यहां के लेंथ में कितना एक्सपेंशन हुआ वो निकाल लो। तो एक्सपेंशन हो जाएगा आपका, एक्सपेंशन डेल्टा एल क्या होता है? एल अल्फा डेल्टा टी। यहां पे लिखो 75, अल्फा की वैल्यू बोलो, अल्फा 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 दिया होगा, ये रहा 2 इंटू 10 टू दी पावर -25 इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? 35 से 15 20, ये होगा, सॉरी ये 10 टू दी पावर -5 है ना, 2 इंटू 10 टू दी पावर -5। जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ध्यान से 10 टू दी पावर -5 है, 1 0, चलो 2 0, 3 0, 4 0, या 20 20 40 कर दो, ये 20 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा आपका नथिंग बट 40, तो 40 मल्टीप्लाई 75, तो ये हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर प्लस 75 मल्टीप्लाई 2 300, 75 मल्टीप्लाई 2 इज 150, 150 300 हो जाएगा, ये 300 और इंटू एक और जीरो, ये 10 टू दी पावर -5। अब 1 2 3 4 5 0.03 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75.0.03 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका करंट रीडिंग। सर तो बहुत कम चेंज आया। हाँ तो बहुत कम ही आता है, ज़्यादा थोड़ी ना आता है, बहुत कम आता है ना। तो एक्चुअल रीडिंग लेंथ इतना रहा होगा उसका, लेकिन शो कितना कर रहा था? वो सिर्फ 75 सेंटीमीटर शो कर रहा था। क्या आपको फील आया? मान लीजिए किसी एल नॉट का रॉड का लेंथ हमने मेजर किया, एल नॉट यहाँ आया, यहाँ से यहाँ तक मीटर स्केल का लेंथ है एल नॉट। जब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में मेजर किया तो रॉड तो यहीं से यहीं तक रहेगा, रीडिंग कुछ कम बता रहा, लेकिन एक्चुअल रीडिंग तो इसकी ये थी। तो हम क्या करेंगे? जो रीडिंग बता रहा है उसी रीडिंग के बराबर मीटर स्केल का लेंथ ये था, तो इसके लेंथ में जितना एक्सपेंशन हुआ है वो इसमें ऐड कर दीजिए, वो एक्चुअल में रॉड का लेंथ आ जाएगा। समझ आया है ना? ये बहुत आसान है। अच्छा, जब टेम्परेचर डाउन करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये डेल्टा एल को माइनस कर देंगे, क्योंकि टेम्परेचर डाउन करने के बाद स्केल कैसा बनेगा? कुछ ऐसा स्केल बनेगा, उसका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ जाएगा, लेकिन रॉड तो यहाँ है, तो क्या करेंगे? डेल्टा एल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत ईजी है साहब, कोई खास बात नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक्सपेंशन को कर लिया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कैलोरीमेट्री, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिक्विड एंड लिक्विड को मेजर करते हैं तो कॉमन टेम्परेचर क्या होता है, आइस और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उनका कॉमन टेम्परेचर क्या होता है, कितना मिक्सचर में आइस का क्वांटिटी होगा, कितना वाटर की क्वांटिटी होगा। ये सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं और नीट में पूछे भी जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।